हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचवी टीचिंग पर। देखिए दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम डी कक्षक के लिए नोड या तल की बात कर रहे थे। वीडियो बड़ा होने के कारण वीडियो बीच में ही कट हो गया था। तो अब हम अपना जो टॉपिक चल रहा था वही आगे से हम देखते हैं। तो डी कक्षकों के लिए नोड या तल की संख्या की हम बात करते हैं। तो देखिए, डी कक्षक में डी एक्स वाई की अगर बात करें तो इसके लिए नोड या तल क्या होगा, तो इसके लिए वाई जेड और जेड एक्स इसके लिए नोड या तल होगा। देखिए, आपको इस तरह से याद करना है। एक्स वाई का अगर पूछा है हमें तो ये दोनों हम ले लेंगे, ठीक है। एक्स वाई का हमें पूछ रहा है तो वाई जेड और जेड एक्स हम ले लेंगे। अब देखिए, अगर हमसे वाई जेड का हमसे पूछे तो हम ये और ये दोनों ले लेंगे। तो वाई जेड का क्या होगा, एक्स वाई और जेड एक्स, ठीक है। अब इसका पूछे हमसे तो इसका क्या होगा, ये दोनों हम ले लेंगे। तो इसका हो जाएगा एक्स वाई और जेड एक्स, एक्स वाई और वाई जेड, ठीक है। तो ये इनके लिए नोड या तल की संख्या हो गई, ठीक। अब देखिए, अगर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर इनकी बात करें तो आपको हमेशा याद रखना है इन दोनों के लिए नोड या तल की संख्या 0 होती है, ठीक है। इसके भी कोई नोड या तल नहीं होता, इसके लिए भी कोई नोड या तल नहीं होता। इन दोनों के लिए नोड या तल की जो संख्या है वो 0 होती है। एक्स वाई के लिए 2, वाई जेड के लिए 2 और जेड एक्स के लिए भी 2 ये होती है, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। कई बार देखिए, हमें कक्ष कोस क्या है, उपकोस क्या है और कक्षक क्या है, इसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए कि कक्ष और कोस क्या है। देखिए, कक्ष या कोस कौन से होते हैं, कक्ष, कोस, कक्षा, इनके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। कक्षा भी इसको बोल सकते हैं। ये कौन से होते हैं, तो ये देखिए आपने पढ़ा होगा KLMN, ये कक्ष या कोश होते हैं। KLMN ये कोश या कक्ष होते हैं। उपकोष कौन से होते हैं, तो देखिए इसके बाद में उपकोष आते हैं इसके अंदर। तो उपकोष होते हैं SPDF, ये उपकोष होते हैं। अब कक्षक क्या होते हैं, तो उपकोष में कक्षक होते हैं। जैसे P के अगर कक्षक की बात करें, P उपकोष है, उसके लिए कक्षक की बात करें तो PX, PY, PZ ये इसके कक्षक हो गए। तो आपको शायद अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। कक्ष या कोष कौन से होते हैं, KLMN, उपकोष होते हैं SPDF और कक्षक ये होते हैं, ठीक है, इनके अंदर के। अब देखिए दोस्तों, हमने S कर लिया, P कर लिया, D कर लिया। अब हम F कक्षक की हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, F कक्षक क्या होता है, F कक्षक, देखिए F कक्षक की आकृति कैसी होती है, तो इसकी आकृति होती है जटिल इसकी आकृति होती है। F कक्षक की आकृति कैसी होती है, जटिल। F में अधिकतम कक्षकों की संख्या कितनी होती है, इसमें अधिकतम कक्षकों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि कक्षक कौन से होते हैं, जैसे PX, PY, PZ, और वैसे ये क्या है तो इसको F उपकोष बोल देते हैं, उपकोष। पीछे भी मैंने अगर S, P और D में कक्षक लिखा है तो आप उपकोष कर लेना वहाँ पे। वैसे कक्षक भी लिख देते हैं क्योंकि इनके अंदर का पार्ट ही कक्षक होता है। तो इसमें कक्षकों की संख्या कितनी होती है S में, तो इसकी संख्या होती है 7। कैसे, देखिए इस तरह से इसमें 7 कक्षकों की संख्या होती है। ये इसमें इस तरह से कक्षक होते हैं और ये इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए, कक्षकों की संख्या 7 है तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, अधिकतम इलेक्ट्रॉन
न्यूनतम तो देख कितने भी हो सकते हैं, पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे 14। ठीक है, 2 2 2 7 है तो 7 का 2 गुना कितना होगा 14। क्लियर है, ये हो गया हमारा F उपकोष। अब देखिए दोस्तों, हम क्वांटम संख्या पढ़ेंगे। क्वांटम संख्या जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, तो क्वांटम संख्या को आपको ध्यान से देखना है। अब देखिए क्वांटम संख्या क्या होती है। क्वांटम संख्याएं, क्वांटम संख्याएं क्या होती है दोस्तों, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का पता लगाने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उन्हें क्वांटम संख्याएं बोलते हैं। तो आप लिख लीजिए, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति व ऊर्जा ज्ञात करने हेतु जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उन्हें क्वांटम संख्या कहा जाता है। अब देखिए क्वांटम संख्याएं जो होती हैं इनका यूज़ क्या है, तो देखिए इनसे इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है, तो क्वांटम संख्याओं से इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, ये 4 प्रकार की होती हैं। क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो क्वांटम संख्याएं जो है वो 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, तो देखिए पहली होती है मुख्य क्वांटम संख्या। पहली कौन सी है, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या है, इसको किससे दर्शाते हैं, तो इसको स्मॉल n से दर्शाया जाता है। अब देखिए मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है। सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया, इसके खोजकर्ता कौन है, लिख लीजिए मुख्य क्वांटम संख्या के खोजकर्ता। तो इसके खोजकर्ता हैं नील्स बोर। कौन है, नील्स बोर। मुख्य क्वांटम संख्या के खोजकर्ता कौन है, नील्स बोर। ये क्या करती है, तो ये कक्ष या कोष के बारे में जानकारी देती है। मुख्य क्वांटम संख्या का क्या कार्य है, तो कक्ष या कोष के बारे में जानकारी देना इसका कार्य है। कक्ष या कोष जैसे K, L, M, N, ये ठीक है, इनके बारे में जानकारी देती है कौन, मुख्य क्वांटम संख्या। इसको क्या लिख सकते हैं, n बराबर 1 2 3 4, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या को। अब देखिए इसको एक क्वेश्चन से हम समझते हैं, तो मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे 1s 4p 4d 5f के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान बताइए। यहाँ पे हमें कुछ भी दे देगा, उसके लिए हमें मुख्य क्वांटम संख्या का मान पूछेगा। तो देखिए कैसे हम पता करेंगे। 1s है तो इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या होगा, देखिए यहाँ पे n बराबर क्या है, 1 है। 4p में n बराबर क्या है, 4 है। 4d में n बराबर क्या है, 4 है। और 5f में n बराबर क्या है, 5 है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1s के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 होगा, 4p के लिए 4 होगा, 4d के लिए 4 होगा और 5f के लिए 5 होगा। तो इस तरह से हमें क्वांटम संख्या का मान है वो पता करना है। अब देखिए कुछ फॉर्मूले मैं आपको बताती हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इनसे क्वेश्चन आता है, किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है अगला वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए सबसे पहले कोई भी कोष है, किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर ज्ञात करनी हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या,
तो कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं, 2n²। किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हमें पता करनी हो तो हम 2n² को काम में लेते हैं, ठीक है। इससे हम किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता लगा सकते हैं। दूसरा देखिए, किसी कोष में उपकोष, ओनली उपकोष है, उपकोष की संख्या तो किससे लगाएंगे, n से। देखिए कोई भी कोष है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन का अगर हमें पता करना हो तो वो होगा 2n², लेकिन किसी भी कोष में उपकोष की संख्या का अगर हमें पता करना हो तो वो होगी n, ठीक है। अब किसी भी कोष में कक्षक की संख्या हमें पता करना हो, कक्षक की संख्या, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, n²। देखिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n², उपकोष की संख्या तो n, और कक्षक की संख्या अगर पूछे तो n² हम काम में लेंगे। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। देखिए इससे दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो हमें कोई भी कोष दे देगा, उसमें हमें पूछ लेगा कि इसमें उपकोष की संख्या कितनी है, कक्षक की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। दूसरे टाइप से हमें इस तरह से पूछ सकता है, जैसे हमें क्वेश्चन दे देगा कि किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ऑप्शन में हमें दे देगा, फॉर्मूले दे देगा 2n², n², 2n और n, कुछ भी दे दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछिए हमें तो हमें करना है 2n²। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। अब देखिए हमारी मुख्य क्वांटम संख्या हमने कर ली है। अब दूसरी क्वांटम संख्या कौन सी आती है, तो दूसरी क्वांटम संख्या होती है द्विगुणसी क्वांटम संख्या। द्विगुणसी क्वांटम संख्या क्या होती है, तो देखिए दूसरी है द्विगुणसी क्वांटम संख्या। द्विगुणसी क्वांटम संख्या है, इसको किससे दर्शाते हैं, तो देखिए इसको स्मॉल l से दर्शाया जाता है, स्मॉल l से। और यहाँ पे l बराबर क्या होता है, l का अगर हम मान निकालें तो n-1, मुख्य क्वांटम संख्या -1 बराबर l होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। l बराबर n-1 होता है, जहाँ पे n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। अभी हमने देखा था स्मॉल n से मुख्य क्वांटम संख्या को दर्शाते हैं। देखिए इसके खोजकर्ता की बात करें, द्विगुणसी क्वांटम संख्या है, इसके खोजकर्ता की अगर हम बात करें तो इसके खोजकर्ता कौन है, सोमरफील्ड। सोमरफील्ड इसके खोजकर्ता हैं। द्विगुणसी क्वांटम संख्या के खोजकर्ता कौन है, तो सोमरफील्ड इसके खोजकर्ता हैं द्विगुणसी क्वांटम संख्या की। अब देखिए द्विगुणसी क्वांटम संख्या का मान देख लेते हैं। तो इसको L से दर्शाते हैं द्विगुणसी क्वांटम संख्या को। इसका मान क्या होगा, तो देखिए S कक्षक के लिए, P कक्षक के लिए, D कक्षक के लिए और F के लिए, इनके लिए हम इसका मान देखते हैं। तो देखिए S के लिए L का मान कितना होगा, हमेशा 0 रहता है, हमेशा 0 रहता है, ठीक है। याद रखना है हमें, हमेशा कितना रहता है, 0 रहता है। क्यों रहता है 0, देखिए n का मान S कक्षक के लिए कितना रहता है, 1 रहता है। तो 1 से अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। P का मान कितना रहता है, तो ये रहता है 1, इसका रहता है 2 और इसका 3, ठीक है। इस तरह से हमें याद करना है, आगे ऐसे ही चलता है। 0 S के लिए कितना रहता है, 0 रहता है, ये आपको याद रखना है, आगे वाला अपने आप याद हो जाएगा। तो द्विगुणसी क्वांटम संख्या क्वेश्चन अगर हमें पूछ ले कि S कक्षक के लिए द्विगुणसी क्वांटम संख्या का मान होगा, हमें ऑप्शन दे देगा 4, तो हमें क्या करना है, 0, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि द्विगुणसी क्वांटम संख्या जो है इसका मान हमेशा मुख्य क्वांटम संख्या से कम होता है।
मुख्य क्वांटम संख्या से क्या होता है, कम होता है। क्योंकि देखिए मुख्य क्वांटम संख्या से L बराबर क्या होता है, n-1 होता है। तो n जितना होगा उससे एक कम द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान होगा। तो मुख्य क्वांटम संख्या से द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान हमेशा ही कम होता है। अब द्विगुणित जो क्वांटम संख्या है इसकी बात करें तो ये किसके बारे में जानकारी देती है, तो द्विगुणित क्वांटम संख्या है ये उपकोष के बारे में जानकारी देती है। मुख्य क्वांटम संख्या कोष के बारे में जानकारी देती है, द्विगुणित क्वांटम संख्या है ये उपकोष के बारे में जानकारी देती है। अब देखिए आपको दो फॉर्मूले और यहाँ पे याद करने हैं। किसी भी उपकोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या, अगर हमें किसी भी उपकोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या पूछे तो क्या करेंगे हम, 2l+1 ये होगी। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने फॉर्मूले आपको बता रही हूँ, जो 3 मैंने पीछे बताए हैं मुख्य क्वांटम संख्या में और 2 यहाँ पे बताने वाली हूँ, 1-2 हम और करेंगे आगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इनको ध्यान से देखना है, ठीक है। मैं बार बार नहीं बताऊँगी, तो आपको इनको ध्यान से देखना है। तो किसी उपकोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या अगर हमसे पूछे तो हम क्या करेंगे, 2l+1, ठीक है। और किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करेंगे हम, 2l+1, ठीक है। 2 और लग जाएगा बाहर, याद रहेगा आपको। अधिकतम कक्षक की संख्या पूछे तो कक्षक की संख्या पूछे तो 2l+1 और अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो 2l+1 होगा। अब देखिए हमने मुख्य क्वांटम संख्या कर लिया, द्विगुणित क्वांटम संख्या कर लिया। अब तीसरी हमारी है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और क्वांटम संख्याओं का मान कितना होता है, तो 4 होता है। तो तीसरी हमारी है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है दोस्तों, तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या है, इसको स्मॉल m से दर्शाया जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से, द्विगुणित क्वांटम संख्या को स्मॉल l से और चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से। आगे एक आएगी चक्रण क्वांटम संख्या, उसको s से दर्शाते हैं, जो 4th नंबर की है चक्रण क्वांटम संख्या। तो अभी हम चुंबकीय क्वांटम संख्या देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर इसके खोजकर्ता की हम बात करें चुंबकीय क्वांटम संख्या की, तो इनके खोजकर्ता हैं लिंडे, ठीक है। ये किसके बारे में जानकारी देती है, तो ये कक्षक के बारे में जानकारी देती है। आपको जब आप इनको याद करें तो आपको थोड़ा सा एक दूसरे के साथ आपको याद रखते हुए याद करना है। जैसे मुख्य क्वांटम संख्या वो किसके बारे में जानकारी देती है, कोष के बारे में। द्विगुणित क्वांटम संख्या वो किसके बारे में जानकारी देती है, तो उपकोष के बारे में। और तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो कक्षक के बारे में जानकारी देती है। अब देखिए इसका अगर हम मान ज्ञात करें तो कैसे निकालेंगे, m का मान क्या होगा, तो इसका मान +-l तक होता है, +-l तक होता है। l क्या है यहाँ पे, द्विगुणित क्वांटम संख्या, ठीक है। किस तरह से +-l तक होता है ये समझने के लिए अभी मैं आपको देखिए बताती हूँ कैसे आपको पता चलेगा +-l का मतलब क्या है। तो देखिए जैसे s के लिए, s कक्षक है उसके लिए अगर हमें पता है कि l का मान अगर हम देखें तो कितना होता है, 0 होता है, ये हमें पहले से पता है, ठीक है। p है उसके लिए l का मान कितना होता है, 1 होता है, हमने अभी किया है। d है उसके लिए l का मान कितना होता है, d के लिए 2 होता है। और f के लिए l का मान कितना होता है, तो ये 3 होता है। यही होता है ना, ये l के मान हो गए। अब हम बात करें m के मान की,
तो देखिए m का मान हमने क्या देखा, m बराबर क्या लिया हमने, प्लस माइनस l तक, यही फॉर्मूला लिया हमने। तो देखिए कैसे पता चलेगा, l का मान अगर 0 है तो m का मान भी 0 होगा। यहाँ पे देखिए l का मान 1 है तो m का मान क्या होगा, 0 तो होगा ही होगा, 0 तो बीच में रहेगा, प्लस और माइनस तक, प्लस माइनस l तक, मतलब हमें प्लस भी लेना है और माइनस भी लेना है। तो कैसे करेंगे, -1 0 प्लस 1, ये होगा p के लिए l का मान। p कक्षक के लिए अगर हमें m का मान पूछे तो m का मान होगा -1 0 प्लस 1, और l का मान हमें पता ही है कि 1 है। अब देखिए p कक्षक के लिए बात करें, d के लिए अगर हम बात करें तो d का होगा m बराबर कितना होगा, -2 -1 0 प्लस 1 और प्लस 2। d के लिए m का मान -1 -2 -1 0 प्लस 1 और प्लस 2 होगा, प्लस माइनस l तक होगा। तो 2 है तो 2 तक हम पूरा लेंगे। तो इसके लिए देखिए m का मान कितना होगा, 5 संख्या आ रही है ना d कक्षक के लिए। इसी तरह f की अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए इस तरह से हो जाएगा, -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 3। ठीक है, ये f कक्षक के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से हम, अगर हमें l का मान पता है तो m का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे अगर आपको ये बताऊं कि ये मान जो हैं ये किसके हैं, ये तो उपकोष है। ठीक है, लेकिन कक्षक के लिए अगर हम बात करें, क्योंकि चुंबकीय क्वांटम संख्या वो कक्षक के बारे में बताती है, इसीलिए इतने मान आ रहे हैं। तो देखिए d जो होता है उसमें कितने कक्षक होते हैं, तो हम सभी जानते हैं 5 होते हैं। अब देखिए मान कैसे पता चलेगा, तो माइनस का जो मान है ये किसका होता है, dxy का, -1 जो मान है ये dzy का, और ये स्क्वायर वाले का होता है dz स्क्वायर, प्लस 1 किसका होगा, dzx का, और प्लस 2 किसका होगा, तो dx स्क्वायर y स्क्वायर का ये मान होता है। तो आपको ये ध्यान से देखना है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, मैं ऊपर की ओर लिख देती हूँ। प्लस 2 मान किसका होता है, dx स्क्वायर y स्क्वायर का, ये है dzx का। तो देखिए ये मान होते हैं। अब अगर हमें क्वेश्चन में पूछ ले कि dxy के लिए m का मान कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, -2। dz स्क्वायर के लिए m का मान कितना होगा, तो 0 होगा। l का मान पूछ ले हमें d के लिए तो कितना होता है, 2 होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमारी है चक्रण क्वांटम संख्या। तो देखिए जल्दी से हम चक्रण क्वांटम संख्या को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, चक्रण क्वांटम संख्या जो है ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में जानकारी देती है। इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में ये बताती है। नेक्स्ट 4th है हमारी चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या को किससे दर्शाते हैं, मैंने अभी बताया s से दर्शाते हैं इसको। इसके अगर खोजकर्ता की हम बात करें, चक्रण क्वांटम संख्या के खोजकर्ता की बात करें तो 2 नाम आते हैं, गोल्डमिट व उलेनबेक। उलेनबेक जो है इसको उलेनबेक भी बोला जाता है, कई बार ये भी लिखा हुआ आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए चक्रण क्वांटम संख्या है, इसको s से दर्शाते हैं। खोजकर्ता कौन है, गोल्डमिट व उलेनबेक या फिर उलेनबेक। चक्रण क्वांटम संख्या ये क्या बताती है, किसके बारे में बताती है, तो इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में, ये चक्रण के बारे में जानकारी देती है। इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में हमें चक्रण क्वांटम संख्या से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण है वो वामावर्त है या फिर दक्षिणावर्त है। इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है,
तो चक्रण क्वांटम संख्या से हमें इस बात की जानकारी मिलती है। देखिए कोई भी कक्ष होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, आप जानते हैं। तो देखिए किस तरह से ये जानकारी देती है हमें। जैसे ये है एस कक्षक हमने ले लिया, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो देखिए हम हमेशा इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरते हैं, ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसा है? विपरीत चक्रण है, ठीक है, विपरीत चक्रण है ना। देखिए इस इलेक्ट्रॉन के चक्रण को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वामाव्रत। इस चक्रण को वामाव्रत बोलते हैं, इस तरह से जो होता है, ठीक है। और इसके लिए अगर एस के मान की हम बात करें तो माइनस में इसका मान आता है, -12 इसका मान होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, इसको कौन सा चक्रण वाला बोलते हैं? तो इसका चक्रण है दक्षिणाव्रत, और इसके लिए एस का मान क्या होगा? प्लस होगा, +12, ठीक है। समझ में आ गया आपको चक्रण क्वांटम संख्या क्या है। देखिए क्वांटम संख्या का जो बेसिक चीज़ें हैं हमने कर ली हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन क्वांटम संख्या से पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।